उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है जय श्री कृष्णा और 2002 इनका डेट ऑफ बर्थ है। इन्होंने लिखा है कि मुझे लिखने में बड़ी दिक्कत होती है और मार्गशीर्ष माह में इनका जन्म हुआ है। इस आधार पर व्यक्ति जो है वो और लिखने में दिक्कत होने के साथ साथ इनको कई बार जो है वो जो इनके दिमाग में चीज़ें फिट बैठ जाती हैं उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, या कई बार इनको जो सही लगता है वही सही लगता है, दूसरों की बातों पे इन्हें कई बार यकीन नहीं होता या कई बार भरोसा कम होता है। मंगल के साथ लग्न में शुक्र का बैठना इसका एक कारण हो सकता है और आप तुला लग्न के हैं, ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि व्यक्ति की कुंडली में गुरु उच्च के हैं, इस वजह से उसको ये लगता है कि वो ज्ञानी और ज्ञान संपन्न ज़्यादा है। चौथे नंबर पे आपकी कुंडली में शनि वृषभ राशि के बाद मिथुन में बैठे हैं और वो कम से कम पीछे उनके राहु उच्च के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति ऑथेंटिकेशन खुद देता है, वो किसी के द्वारा अप्रूवल नहीं लेना चाहता। वो खुद के विचार, खुद के थॉट क्रिएट करता है, खुद के रिसर्च पे काम करता है, किसी को कॉपी नहीं करना चाहता। किसी की बातों पे यकीन करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है और वो जद्दोजहद नहीं करना चाहता, मतलब उसको तैयार की हुई चीज़ मिले तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके अतिरिक्त ये तुला लग्न की जो जातक होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, या वो इमोशनल थोड़े कम होते हैं, या वो सत्ता के शीर्ष पर जाकर के विराजमान होना चाहते हैं बिना कुछ खर्च किए। अगर उनको लगता है कि नहीं इस खर्च का मुझे कुछ मिलने वाला है तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अन्यथा नहीं करते। वो 2 रुपए कमाने के लिए भी 2 पैसे भी खर्च करना नहीं चाहते। वो ये भी चाहते हैं कि उन्हें 2 पैसे भी ना लगाने पड़े और 2 रुपए का लाभ हो जाए। कई बार वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मायावी हो जाते हैं और कई बार बिल्कुल ही बदल जाते हैं, मतलब ड्रामेटिक बदलाव जो कहते हैं ऐसा होता है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे होने के कारण कई बार व्यक्ति को गलत तरीके से देखा जाता है समाज के लोगों के द्वारा। उत्तरायण में जन्मे होने से आत्मबल बहुत ही टॉप क्लास का होता है। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से काम विलंब से बनते हैं। गुरुवार के जन्मे होने से गुरुत्व होता है और व्यक्ति धार्मिक और पौराणिक होता है, पर वो दूसरों की बातों पे इस मामले में भरोसा नहीं करेगा क्योंकि उसके पास स्वच्छंद विचारधारा का वो होता है और स्वच्छंद रूप से ईश्वर को मानने वाला होता है। वो किसी के बातों में आकर के न तो अपने तर्क बदल सकता है और न तो वो ऐसा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सच्चाई और जो है वो असलियत क्या है। वो अपने किसी भी मिथ को हमेशा ही बल देता रहता है और सामने वाले की सच्चाई को भी नहीं मानता है। कई दफा ये बातें हो जाती हैं। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, इस वजह से बोलबाला हमेशा इनका बना रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये सूर्य का नक्षत्र होता है, सौभाग्यशाली योग लगा है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास चपलता, चंचलता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और ईर्ष्यावन बना हुआ है, मतलब मानवीय लक्षणों से व्यक्ति भरा हुआ है। दैवीय लक्षणों का प्रभाव थोड़ा कमजोर सा देख रहा हूं। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात, दशमा लग्न कुंडली के दशम भाव में उच्च के गुरु और मंगल से केंद्र में शुक्र और गुरु का केंद्र में होना, ये बहुत अच्छी बात। दशम स्थान यानी कि 10 नंबर की राशि में बुध का बैठना व्यक्ति को व्यापारिक ज्यादा बना रहे हैं। ये व्यक्ति किसी के साथ टिक नहीं पाएगा काम करने में, इस वजह से क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं पर मंगल के साथ बैठे हैं। यहाँ पे व्यक्ति के अपने ही विचार इतने ज्यादा हैं कि वो किसी दूसरे की सुनने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये बात है। चंद्रमा 12 में ठीक नहीं होते। चंद्रमा जब 12 में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को उठने ही नहीं देते कई बार विचारों से, या कई बार व्यक्ति सामंजस्य नहीं बना पाता। बैलेंस करने में उसको दिक्कत महसूस होती है, किसी को सुनने में उसको महसूस होती है कि नहीं मैं क्यों सुनूं, ऐसा मतलब अभी काम करने की आवश्यकता खुद पे बहुत ज्यादा है। और मैं समझता हूं कि व्यक्ति को प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होने से ज्यादा आवश्यक है कि थोड़े से चीजों को समझा जाए, सामने वाले को सुना जाए, उसकी बातों को परखा जाए, जांचा जाए, तब जाकर के किसी एक निर्णय पे पहुंचा जाए। तुला लग्न के लोग अत्यंत तीव्र गति से क्रोध करने वाले, और हालांकि ये राशि तो जानी जाती है बैलेंस के लिए, पर लग्न में चूंकि मंगल बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल इतना ज्यादा है कि वो किसी की सुनने में भरोसेमंद की स्थिति में जाता ही नहीं है, भरोसा करता ही नहीं है। उसको लगता है कि वो जो जान रहा है वो बिल्कुल ही सत्य है, और कई बार वो कम जानकारी को भी बहुत ही एक्सट्रीम समझ लेता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है या मुझे हो गई है। ये बातें भी दिखती हैं। सूर्य यहाँ पे आपको पराक्रमी बनाएंगे और कम्युनिकेटिव बनाएंगे, इस वजह से व्यक्ति की भाषा शैली और यात्रा करने की प्रियता उसकी बढ़ती जाती है। वो दुनिया देखना चाहता है, समझना चाहता है, जानना चाहता है,
पर सिर्फ अपनी शर्तों पे रह करके। वो किसी के साथ भी काम करने से पहले अपनी शर्त को सबसे पहले सामने प्रस्तुत करेगा और किसी भी तरीके से किसी के साथ चिरौरी नहीं करेगा और किसी की भी शर्तों को मानने से पहले अपनी बात सामने से प्रस्तुत करता है। ये उसकी सबसे अच्छी आदत भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। बुध का चतुर्थ भाव में बैठना अच्छा नहीं होगा क्योंकि वस्तुतः वो भाग्य के अधिपति हैं, इस वजह से थोड़े अच्छे परिणाम जरूर दे सकते हैं, पर यहाँ पे परिवर्तन योग हुआ है। शनि की राशि में बुध और बुध की राशि में शनि, और ये परस्पर दोनों मित्र भी होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति माता का, मातृभक्त और पिता का आदर करने वाला, पिता बड़े अच्छे होते हैं, भाई बहनों के साथ उसके संबंध हमेशा ही अच्छे रहेंगे। और मैं जहां तक समझता हूं कि वो एक अच्छी ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है जहां उसको भले दुनिया जो है वो कहे ना कहे, पर वो अपने आप में प्रसन्न होता है। उसको किसी के ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता नहीं होती कि हाँ तुम सफल हो गए हो, वो खुद को ही मान बैठता है। या कई बार वो इस मामले में बहुत आगे होता है कि जैसे आप इसको एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली कर सकते हैं जो निश्चित रूप से उसको बहुत ज्यादा माया में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद में ही मजबूत है और खुद में ही परिपूर्ण है। उसको किसी के पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको पता है कि उसके पास संपूर्ण साहस और संपूर्ण बल, संपूर्ण भाग्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण मानता है। और यही चीज उसके लिए कई बार कमजोरी का कारण भी बन सकती है। हालांकि ये आत्मविश्वास के मामले में अत्यधिक ना हो जाए, इस पर विचार करने की बात जरूर होगी। भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ में आना, ये बहुत अच्छा योग बनेगा जो व्यक्ति को माता और पिता की सेवा करने वाला और उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट बना करके रखने वाला हो जाएगा। लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, सप्तमेश और जन्म कुंडली में द्वितीयेश होते हैं। इस कुंडली के लिए मारक ग्रह के साथ लग्नेश का बैठना। मैं यहाँ पे एक बात कह दूं तो लग्न जो बना है वो 29 डिग्री का है, तुला लग्न ही होगा, वृश्चिक लग्न के आप नहीं होंगे। हालांकि अगर आप बहुत ज्यादा किसी पे हावी होते हैं तो ऐसे मामले में ये बात कही जा सकती है कि आप दोनों से ही प्रभावित हैं और दोनों ही से प्रभावित होने के कारण ये कुंडली संधि लग्न का प्रभाव दिखाने लगेगी, जिसके कारण कई बार तुला के साथ साथ वृश्चिक का भी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आप दूसरों पे हावी होना चाहते हैं, अपने नियम दूसरों पे ही आरोपित करना चाहते हैं, किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं बहना चाहते हैं, अपनी एक अलग विचारधारा रखते हैं, सामंजस्य वृत्ति नहीं है आपकी, सामंजस्य नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब कुछ न कुछ बदलाव जरूर है। और निसंदेह ये कुंडली वृश्चिक और तुला दोनों के प्रभाव से प्रभावित होगी। हालांकि लग्न मात्र के बदल जाने से कई चीजें बदल जाती हैं और लग्न मात्र के बदल जाने से कई सारा प्रभाव बदल जाता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा 12 में है, उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, जिसका प्रभाव जन्म कुंडली में आपको मेहनती बना रहा है। सूर्य और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना अच्छा नहीं माना जाता है। इस कारण से हमें अपने स्वभाव, हमें अपने कैरेक्टर, हमें अपने प्रभाव और हमें अपने विद्वता पे निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पे गुरु जो है वो उच्च के हैं और मंगल उनसे केंद्र में, बुध से प्रभावित व्यक्ति के पास ज्ञान है, उसके पास धर्म है और उसके पास बड़े जनों का आदर करने का ज्ञान है। मतलब वो किसी का भी अनादर नहीं करता और सबसे अच्छी बात है कि वो डरता भी है, डर करके भी वो सम्मान कर देता है। ये एक अच्छी बात इस कुंडली में देखिए। मतलब वो जिद्दी नहीं है, अलग तरीके का जिद्दी है। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में जिद्दी है, पर वो किसी के साथ समझौता करने के मामले में जिद्दी है। हो सकता है कि अपनी शर्तों पे काम करने के मामले में जिद्दी हो, पर कई बार वो जब उसको पता चल जाता है कि नहीं सामने वाला वास्तुतः मुझसे ज्यादा जानकार है, तो निस्संदेह उसके सामने नतमस्तक हो जाता है और ये अच्छी बात होती है। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में लग्न में आना, यह धनी योग होगा। पराक्रम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में उच्च का होना, या अपना खुद का कारोबार स्थापित करे व्यक्ति तो ज्यादा अच्छी बात होगी। चतुर्थ भाव के अधिपति का यहां जाना, ये माता और पिता का सुख और माता और पिता से संबंध अच्छे, पिता और पुत्र का संबंध अच्छा रहे और सबके साथ बेहतर संबंधों को विकसित करने वाला होता है। समाज सेवी होता है, निकृष्ट से निकृष्ट और पापी से पापी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति व्यक्ति के पास होती है और निस्संदेह वो सभी लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि वस्तुतः तुला और वृश्चिक दोनों का है, तो उसकी कॉपी में जो नियम होंगे वो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए होंगे। किसी भी तरीके से वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहता है, सबको पकड़ करके साथ में चलना चाहता है। अगर ये गुण आपके अंदर है तो निश्चित रूप से तुला के हैं। और अगर व्यक्ति कई बार बदला लेने वाला हो, वो किसी भी तरीके से किसी भी चीज को क्षमा न करने वाला हो, हमेशा जो है वो अपनी बात रखने वाला हो, थोड़ा पॉजिटिव हो, थोड़ा जो है वो आर्गुमेंट करने वाला हो, अधिकार संपन्न और कर्तव्य को भूल जाता है और अधिकार को याद रखता है, तो ऐसी स्थिति में वृश्चिक लग्न का प्रभाव ज्यादा रहेगा। समाज पे दबाव डालने वाला हो, लोगों पे दबाव डालने वाला हो, अपनी वस्तुओं को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो हकीकत में जीने वाला हो, इंतजार उससे बर्दाश्त न हो, तो ये निश्चित रूप से वृश्चिक लग्न के निशानी देखने को मिल जाएंगे। पंचम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में नवम में जाना, पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों का बल,
पिता का लाभ, पिता का स्नेह, भाग्य का बल, भाग्य का लाभ और रिकॉग्निशन मिल जाती है। उसके ठीक अगले भाव में गुरु उच्च के, पीछे राहु, ये ठीक होगा, खराब नहीं होगा। छठे भाव के अधिपति का पिता को श्रेष्ठ पद वाला और पिता के अधिकारों को समझने वाला, पिता के साथ संबंधों को विकसित और पिता का आदर करने वाला, पिता के साथ सेंटिमेंटल अटैचमेंट रखने वाला, ये बना देते हैं। और व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिताओं में जीतने वाले। ऐसी स्थिति में कि आपकी कुंडली में अगर मैं देखूंगा तो मैं कहीं ना कहीं एक बात कह सकता हूं कि आपको सरकारी नौकरी से बचना चाहिए, नौकरी करने से बचना चाहिए, खुद का व्यापार ज्यादा काम करेगा। सप्तम भाव के अधिपति सप्तम को देख रहे हैं, व्यापार आपकी कुंडली में ठीक होगा, बुद्ध के साथ परिवर्तन, सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी और आप कोई भी काम अगर करेंगे तो उसको लगातार उसको आपको लंबी दूरी तक उसको लेके भी जाएंगे। आपके पास इतनी मतलब जो है वो क्षमता है कि आप उसको ढो सकते हैं, ले सकते हैं, खींच सकते हैं, वो आपको जो है वो रेगुलराइज कर देता है। अष्टम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना आयु दे और निर्विघ्नता से किसी काम को करने का मतलब जो है वो एक व्यक्ति के पास प्रभाव होता है, वो किसी भी काम में अड़ंगा और किसी भी काम में किसी के द्वारा हस्तक्षेप उसको बर्दाश्त नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि वो अपनी शर्तों पे काम करता है, अपने रिसर्च बहुत ही फुलफिलमेंट के साथ वो रखता है। उसके टेबल पे जितने भी कागज होते हैं वो बिल्कुल ही मजबूत होते हैं और कभी भी कमजोरी को प्राप्त नहीं करते, उसके तर्क बिल्कुल ही बेबुनियाद नहीं होते। तो अष्टम भाव की स्थिति ऐसी है। रिसर्च उसका बहुत बढ़िया है, उसका ज्ञान, उसका थॉट प्रोसेस, उसके सोचने का तरीका, देखने का नजरिया, ये सब बिल्कुल ही समाज से अलग है और बिल्कुल ही अलग है और बेहतरीन है, मैं उसे कमजोर नहीं कर सकता। अष्टम का राहु बहुत ज्यादा विचार करवाता है, बहुत ज्यादा सवालिया बनाता है, दिमाग खराब कर देता है, पागलपन की हद तक ले जाकर के जो है वो विचार करने वाला बना देता है। इस वजह से राहु की दशा अगर चल रही हो तो निस्संदेह सवाल बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। सबसे पहले लाजवर धारण करने की आवश्यकता है और गणेश जी के मंत्रों का जप, अपने आप को स्थिर करिए, शांत करिए, मनस्वी और शांत और स्थिरता से अपने जीवन को जीने की स्थिति पर लेके आने की आवश्यकता है, क्योंकि ये राहु आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। नवम भाव के अधिपति का द्वितीय में चतुर्थ में जाना ये बढ़िया होगा। व्यक्ति जो होता है वो सबको साथ लेकर के चलता है, भाग्य का बल, और बुध की दशा में व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, लाभ मिलता है। शनि की दशा में व्यक्ति को भौतिकीय संपन्नता से युक्त होते देखा जाता है। गुरु की दशा में व्यक्ति की डिग्री बढ़ती है। शुक्र की दशा में व्यक्ति का लाभ बढ़ता है, उसके ज्ञान और ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, अनुभव का मालिक होता है। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में देखने को मिल रही है। दशम भाव में उच्च के गुरु ये प्रभाव से संपन्न और व्यक्ति को राजनीति से जोड़ करके, और कई बार व्यक्ति को मुझे लगता है कि वो अपना खुद का कारोबार स्थापित करे तो ज्यादा बढ़िया होगा। और व्यक्ति खास करके समाज को कुछ देने का काम अगर करे, अपने ज्ञान के बदौलत, अपने एक्सपेरिमेंट के बदौलत, अपने रिसर्च के बल पे, अपने अनुभवों के बल पे अगर कुछ भी व्यक्ति समाज को देना चाहे तो निस्संदेह दे सकता है। समाज सेवी के रूप में व्यक्ति को विद्यमान होते देखा जा रहा है। समाज के लिए कुछ देना व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान और सरल सा होगा। व्यापारिक होना ज्यादा सफल कुंडली को बना सकती है। एकादशवें भाव के अधिपति का तृतीय भाव में जाना ये व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण प्राप्त कराने के योग शामिल करेंगे, क्योंकि उसके ठीक पीछे उच्च के गुरु और आगे चंद्रमा एकादशवें भाव को शुभकर्तृ योग लगेगा, जिसे मैं अच्छा मानता हूँ। पंचांग मैंने जो बताई उसमें आपको बताई बात कि चंद्रमा जो है वो आपकी कुंडली में अच्छे बने हैं, 12 में बैठे हैं, वो उठने में थोड़ी दिक्कत करते हैं, इनिशियल स्टेप थोड़ा देर से लेना पड़ता है या लेनी ही पड़ती है। कृष्ण पक्ष के सप्तमी अष्टमी के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। नवांश कुंडली में भी वो मीन के बैठे हैं, भटकाव थोड़ा रहेगा। शुक्र के साथ राहु है, पत्नी के ऊपर खर्च होता है। उच्च के शनि, स्वग्रही मंगल, शनि मंगल का प्रभाव, ये व्यक्ति को संतान उत्पत्ति हो जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होती क्योंकि गुरु लग्न को देख रहे हैं। सूर्य यहाँ पे कर्क राशि के बैठे हैं, शांतिप्रद और वाणी बहुत अच्छी। सप्तम भाव के अधिपति पंचम में, नवम में, पंचम में अच्छे होते हैं, योग बनेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे है। तुला राशि के उच्च के शनि, संतान का लाभ व्यक्ति को मिल जाता है। यहाँ पे गुरु भी व्यापारिक दृष्टिकोण बना रहे हैं, आपको व्यापार ही करना चाहिए, नौकरी छोड़ने की आवश्यकता है अगर नौकरी करते भी होंगे तो। हालांकि अभी आप 2002 के हैं, नौकरी तो नहीं मिली होगी, पर आपकी कुंडली में नौकरी से ज्यादा व्यापार बढ़िया रहेगा। सूर्य यहाँ भी 12 नंबर में मित्र की राशि में, सूर्य यहाँ भी कर्क राशि में, चंद्रमा से निकटस्थ नवम पंचम के संबंध में, गुरु का प्रभाव लग्न पे और लग्न के अधिपति अष्टम में। ऐसी स्थिति में विवाह विलंब से हो सकते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। आपकी कुंडली के लिए 5 तारीख अच्छी रहेगी, 5 अंक अच्छा रहेगा। शुक्रवार और शनिवार का दिन, शुक्रवार और शनिवार का दिन, और जन्म कुंडली में मिथुन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि अच्छी रहेगी। वृषभ वालों से, मीन वालों से, मेष वालों से, कन्या वालों से, वृश्चिक वालों से, धनु वालों से बच के रहना चाहिए। दिशा दक्षिण अच्छी रहेगी। विशाखा नक्षत्र अच्छा रहेगा और उत्तराषाढ़ नक्षत्र अच्छा रहे। आपकी कुंडली के मृगशीरा, उसके बाद अनुराधा, पुष्य, पुनर्वसु, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी नहीं,
और ये कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। विवाह या धन कमाने के लिए आपको, विवाह के लिए नहीं, धन कमाने के लिए आपकी कुंडली के आधार पर जो बात मैं देख रहा हूँ, दक्षिण दिशा ज़्यादा श्रेष्ठ होगी। उसके अतिरिक्त विवाह के लिए आपकी कुंडली में पूर्व दिशा अच्छी रहेगी। विवाह करना चाहेंगे तो कभी भी तुला और कन्या आपकी कुंडली के लिए 2 राशियां या 2 लग्न अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आप पत्नी के ऊपर खर्च करने वाले मालूम पड़ते हैं। दाम्पत्य अच्छा रहेगा। चंद्रमा है, पत्नी भी व्यवसायिक या व्यापारिक वर्ण की या व्यापार करने वाली विचारधारा को लेकर के आती हैं। दशमांश कुंडली में धन भाव में चंद्रमा का बैठना ये आपके जीवन में धनदायक। मंगल और राहु का बैठना कई बार एग्रेसिवनेस और व्यक्ति को कई बार मिलते मिलते चीजों को उसके क्रोध के कारण हाथ से फिसल जाने का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु व्यापारिक बना रहे हैं और यहाँ के अधिपति का 12वें जाना, बाहर से जुड़ करके भी अगर कोई काम करना चाहते हो तो निसंदेह कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि विदेश वास करना आपकी कुंडली में भी ज्यादा होगा। आपके ससुराल से धन के संकेत मिलेंगे, धनवान होने और ससुराल के धनवान होने का योग मिलेगा। जन्म कुंडली में लग्नेश और धन का एक साथ बैठना या लग्नेश और धनेश का एक साथ बैठना ये महाधनी योग लगाएगा। लाभ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से शनि से दृष्ट हो जाना और शनि लाभ भाव को भी देख रहा है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई तरीके से धन प्राप्त करते देखा जाता है। वो थोड़ा लालची भी होता है। ऐसी स्थितियां आपकी कुंडली में षडबल में मंगल सबसे ज्यादा बलवान, मंगल की दृष्टि आपको धनदायक और धनवान और व्यक्ति अपने बल पे कई सारे भवन का मालिक और भूमि पूजक होता है, मतलब भूमि का मालिक होता है। उसके जीवन में कई बार ऐसे अवसर आएंगे जहां वो कई बार भूमि पूजन करेगा। भवन भूमि वाहन का सुख आपकी कुंडली में है। अभी राहु की दशा है, 2038 तक अपने आप को बैलेंस करना है और निस्संदेह इस दौरान गलत लोग, गलत मित्र, गलत संगति से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि अपने आप को संतुलित करने की बारी है और निस्संदेह उस पर काम करने की बारी है। अपने वीर्य को बचा करके रखिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए और निस्संदेह कुंडली अच्छी बनी है, अपनी ऊर्जा को सतत सही दिशा में इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हमेशा ही ग्रंथों का अध्ययन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, चाहे गीता जी हो, चाहे दुर्गा सप्तशती या निश्चित रूप से दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन आपके लिए विशेष फलदायी होगा। इसके अतिरिक्त पीपल की परिक्रमा या गाय की परिक्रमा, गाय माता की परिक्रमा आपको निश्चित रूप से कर लेने की आवश्यकता है। रविवार को गाय को तरबूज अवश्य ही खिला देना चाहिए। अगर ना मिले तो कोई फल या हरी पत्तीदार सब्जियां। ये आपकी कुंडली की बातें हैं। बाकी की चीजें मैं और भी बताऊं। सूर्य आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अशुभ होने के बावजूद भी आपकी कुंडली में परिणाम हमेशा करते रहेंगे और अच्छा ही देते रहेंगे 50% के साथ। चंद्रमा आपकी कुंडली में आधा परिणाम करेंगे, लेकिन वो वृद्ध हैं, इस वजह से 25% का भी परिणाम उनसे मिल जाए तो काफी है। मंगल भी आपकी कुंडली में आपकी ऊर्जा को सतत सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करवाते और आपको कई बार एग्रेसिवनेस ज्यादा देते हैं या जल्दबाजीपन आपसे इंतजार नहीं होता। आप थोड़े मेंटोर बनने में थोड़ी मुश्किल है, या ये कह सकते हैं कि आप किसी के लिए प्रेरणा कई बार नहीं बन पाते अच्छा करने के बावजूद। मतलब कोई आपसे बहुत ज्यादा अच्छाई से पेश नहीं आता या सीख नहीं पाता। कई बार आप अपने अंदर की अच्छाई को अंदर ही रख देते हैं, खाली बुराई ही निकालते जाते हैं। इस वजह से भी कई बार आपको कमजोरीपन का शिकार होना पड़ता है। इस चीज को बदलने की आवश्यकता है। बुध जो है वो आपकी कुंडली में कई बार मानसिक जो दक्षता है उसमें कमजोरी दे देते हैं। राहु से प्रभावित होने के कारण कई बार माता को या माता से या कई बार पिता को इन दोनों से कई बार जो है वो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो वहां पे आपकी कमजोरी देखी जाती है। मतलब उनके संबंधों को लेकर के आपको थोड़ी सी जो है वो सतर्कता की आवश्यकता बनेगी और मैं समझता हूं कि उन पे आपको थोड़ा फोकस करना होगा। या कई बार बहुत ज्यादा तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब कोई सामने बड़ा बोल रहा हो तो सुन लेना चाहिए। गुरु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छे बने हैं और आपकी कुंडली में परिणाम देंगे 50% से भी ज्यादा, और उनके दशा में जो आने वाली है, राहु के बाद गुरु आएंगे तो अनुभव मिलेगा। हो सकता है कि आप थोड़े अनुभव जल्दी जल्दी ना ले पाते हो, क्योंकि कई बार होता है कि हम अपने आप को जब बहुत अच्छा समझ लेते हैं तो कई बार हम सीखने के लिए पीछे हो जाते हैं या पीछे नहीं होते या पीछे पड़ जाते हैं या पीछे हो जाते हैं, मतलब सीख नहीं पाते। मेरे कहने का यह मतलब है, मतलब आपको इस बात पे काम करने की आवश्यकता है कि मैं बिल्कुल ही निराधार हूं, मेरा आधार नहीं है। हाँ, आत्मबल ठीक है, वो एक लेवल पे होनी चाहिए, लेकिन आत्माभिमानी आवश्यक नहीं है। महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए महत्वाकांक्षी, परंतु अति महत्वाकांक्षा आपको कई बार राक्षस बना देती है। ये बात भी समझना होगा। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में मृतप्राय है, वीर्य का संरक्षण आवश्यक है और कई बार चूंकि शुक्र जो है वो लग्न में बैठे हैं, इस वजह से उनका संरक्षण करना आपका परम कर्तव्य बनेगा, नहीं तो संतानोत्पत्ति में कई बार दिक्कत होगी। शनि जो है वो आपकी कुंडली में 25% के साथ परिणाम करेंगे। आपकी कुंडली के लिए वो कारक होते हैं, बैठे भी अच्छे भाव में हैं, परिवर्तन योग बना रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास भूमि, भवन, वाहन, भाग्य, संतान और पूर्व जन्म भी निश्चित रूप से थोड़ा क्रूर था, पर वो ठीक था।
अभी के लिए भी अभी थोड़े आप क्रूर हैं, इसको भी कमजोर करना होगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में अच्छे जाएंगे, मतलब इस दशा में आपको भटकाव नहीं होगा, पर हाँ जब भी आप अपने बल पे कुछ करना चाहेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इस पे काम कर लेना चाहिए। अब मैं आपको आपकी कुंडली में कुछ और भी बातें बताता हूँ। जैसे सूर्य आपकी कुंडली में कंफ्यूज करते हैं जिस नक्षत्र में बैठे हैं, क्योंकि आपको वो इस मामले में कंफ्यूज करते हैं कि आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा जानकार हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो कई बार आत्मविश्वास से बहुत ज्यादा भर देते हैं और कई बार अनबैलेंस करते हैं या डिसबैलेंस करते हैं। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो आपको कम्युनिकेटिव बनाते हैं, वो चाहते हैं कि मैं सीखूं, पर ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि आपके पास उतना पेशेंस होता ही नहीं है। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली के लिए वो आपको अनुभवी और बुद्धिमान और तार्किक और कई बार बेवजह की बातों पे दिमाग लगाने वाला बना रहे हैं। इस वजह से आपको वहां पे थोड़ा विचार करना चाहिए। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं वो आपके अंदर भौतिकता छोड़ करके धार्मिकता जोड़ रहे हैं और आपके पास धर्म को देखने का एक अलग नजरिया प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर गुरु और बुध का जो परिवर्तन होगा या गुरु और बुध का जो प्रभाव है, परिवर्तन तो नहीं कहूंगा, जो प्रभाव है वो आपको धार्मिक और सहिष्णु बना रहा है और निश्चित रूप से ये आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। शुक्र आपकी कुंडली के लिए जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आधार पर आपको अनुभवी बना रहे हैं और निश्चित रूप से अलग नजरिया और अलग दर्शन दे रहे हैं। किसी भी चीज को देखने का तरीका हो सकता है समाज के लोगों से भिन्न हो, इस वजह से कई बार आप टारगेट भी किए जाते हैं। शनि आपकी कुंडली के लिए जिस अवस्था में बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके पास कई बार ना चाहते हुए भी बुरे पल देखने को मिलेंगे जीवन में और जहां पे आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा, ये बात भी देखने को मिल रही है। इस वजह से मित्र बनाने का प्रयास ज्यादा करिए और अपने आप को और भी ज्यादा कम्युनिकेशन बनाने की आवश्यकता है। राहु और केतु की स्तुति के आधार पर आपकी कुंडली में आपको कई बार इमोशनल बहुत ज्यादा देखा जाता है, कई बार आप किसी के बिना रह नहीं पाते, ये आपकी कमजोरी हो सकती है। और केतु आपकी कुंडली के लिए जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको वो कई बार सबसे काट रहे हैं, सबसे अलग कर रहे हैं। शनि की दशा में कई बार व्यक्ति अलग थलग हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, किसी से उसकी मित्रता बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक नहीं चलती है। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। कई बार लोग आपका लाभ उठा लेते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, सामने से आपको कई बार मित्रता का भाव देते हैं, बाद में पीठ पीछे आपके पीछे छुरी घोंपने का काम करते हैं। इससे बचने की और इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। ये आपकी कुंडली में है। अब आगे बढ़ता हूं। आपकी कुंडली में अल्टीमेटली आपकी कुंडली में संतान का सुख होगा, निसंदेह है, और वाहन वगैरह का सुख भी आपकी कुंडली में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत बढ़िया देख रहा हूं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। भाग्य का बल आपके पास है, कर्म में भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। शनि, गुरु और सूर्य इनकी दशाएं थोड़ी टफ जा सकती हैं, मतलब मेहनत थोड़ी करनी पड़ सकती है। बुध, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, राहु और केतु इनकी दशाएं आपके जीवन में आसान, मर्यादित और निश्चित रूप से थोड़ा आसान जा सकती हैं। ये मतलब कहने का है कि ये ठीक जाएंगे। पर फिर भी मैं एक बात आपको बताऊं कि जिस अवस्था में राहु और केतु आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं उसके आधार पर वो आपको देने वाले बन रहे हैं, पर आप प्राप्त कितना कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कि राहु आपकी कुंडली में युवावस्था के बैठे हैं डिग्री में, इसका मतलब ये होता है कि आपको उनसे लेने की आवश्यकता है, देना नहीं है। मतलब लेने का मतलब वास्तव में कुछ लेना नहीं, लेने का मतलब ये नहीं होगा तो हम सिंहासन पे बैठ गए। लेने का मतलब ये होता है कि हम वास्तव में अपने आप को समाज के बीच में ले गए और वहां से सीखा, उसको समझा, उसको परखा, उसको जांचा और उसके बाद जो है वो कैटलॉग तैयार किया और फिर उसको बाजार में बेच दिया। इस पे काम करने की आवश्यकता है। आपको अपने बुद्धि को, अपने तीक्ष्णता को, अपने पराक्रम को, अपने ज्ञान को, वास्तव में बाजार को समझने की आवश्यकता है कि बाजार को किस चीज की आवश्यकता है और फिर उस चीज को आप इंप्लीमेंट करिए, उस चीज पे काम करना शुरू करिए, तब जाकर के आप एक अच्छे व्यवसायी साबित हो जाएंगे। आपकी कुंडली में व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, नौकरी इस कुंडली में नहीं है क्योंकि आप किसी को सुन ही नहीं सकते और यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी कहे या यही आपकी सबसे अच्छी बात कह सकते हैं। अब क्या बताऊं, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है दाम्पत्य के लिए, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। इस वजह से एक्सीडेंट वगैरह के योग बनते हैं। राहु की दशा चल रही है, थोड़ा सावधान रहिएगा। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी है, धनदायक होगी, अनुभव से युक्त और वाणी अच्छी रहेगी और बुद्धिमान बना देती है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए अच्छी नहीं है, इस वजह से माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या गुरु की दशा में कई बार होते देखी जाती है। गुरु की दृष्टा यहाँ पे बहुत अच्छी, ये यहाँ पे आपको प्रतियोगी बनाएंगे और प्रतियोगिता में सफलता भी देने वाले बनेंगे। पर अभी जब तक उम्र है तब तक पढ़ लेने की आवश्यकता है। मैं एक बात और कहता हूँ, आपकी कुंडली के आधार पर अभी आपको कम से कम 2030 तक पढ़ लेने की आवश्यकता है। अभी आपके पास 10 साल है, अगर आप इतना पेशेंस नहीं रख पाते तो कम से कम 5 साल और, यानी कि 27 तक तो कम से कम हाँ पढ़ना ही होगा। उसके अतिरिक्त शनि की दशा यहाँ पे दृष्टि सामान्यतया ठीक है, लालची बनाएगी। शनि की दृष्टि यहाँ के लिए आपके पास नौकर चाकर आदि की स्थितियां बनती हैं। व्यक्ति प्रारब्ध से ही, भगवान के द्वारा से ही, भगवान के
सामने से ही उसके साथ ही नौकर चाकर लेकर के आता है और सरकार से उसकी ठंती बनती नहीं है, सरकार से आपका कोई लेना देना कई बार नहीं होता है। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ के लिए आपको आलसी बना सकती है और कई बार यहाँ की जो स्थिति बन रही है वो उच्च के हैं, तो गुरु और शनि का प्रभाव यहाँ पे रहेगा, क्योंकि गुरु भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं, तो व्यक्ति को सरकार से नुकसान नहीं है, फायदा ही होने वाला है। मतलब पिता से फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। आपकी कुंडली व्यवसायिक है और व्यवसाय ही करना होगा अगर सफल होना चाहते हैं तो अल्टीमेटली। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।